हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग? हमारी जो एसएससी सीजीएल प्रीलिम्स 2025 की जो मॉक टेस्ट सीरीज है, उसके मॉक टेस्ट 2 का आज हम सॉल्यूशन देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 था, वो था सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। द मोरबी ब्रिज मिसहैप हैज लेफ्ट गुजरात इन ए डिप्लोरेबल स्टेट। तो डिप्लोरेबल का मीनिंग क्या होता है? डिप्लोरेबल का मीनिंग होता है निंदनीय, सोचनीय कि कोई काम हमने ऐसे किया कि जिसकी निंदा ही होनी चाहिए, कि जिसका क्रिटिसाइज ही होना चाहिए। तो सबसे पहला वर्ड दिया गया है जुबिलेशन। जुबिलेशन क्या होता है? ग्रेट हैप्पीनेस। तो जब इसका मीनिंग ग्रेट हैप्पीनेस होता है तो ये तो इसका सिनोनिम हो ही नहीं पाएगा। सेकंड डिस्पिकेबल होता है। डिस्पिकेबल का मीनिंग क्या होता है? अगेन इसका मीनिंग होता है निंदनीय, या जिसको हेट किया जाना चाहिए। कंप्लेनिंग हमें पता ही है। रिजोइसिंग क्या होता है? रिजोइस करना क्या होता है? हमने लास्ट मॉक टेस्ट में भी देखा था। रिजोइस का मीनिंग क्या होता है? इंजॉय करना होता है। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? डिस्पिकेबल। क्वेश्चन नंबर 2 क्या था? सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज ए वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। एन ऑफर इमेजिनरी प्लेस और स्टेट ऑफ अटर परफेक्शन एंड हैप्पीनेस। अटर का क्या मीनिंग होता है? कंप्लीट, फुली। तो हमें ऐसी जगह के बारे में बताना है जो जिसमें सब लोग, हर चीज परफेक्ट और सब लोग खुश हो। फर्स्ट क्या है? ऑप्शन इन्फर्नो। इन्फर्नो क्या होती है? बहुत बड़ी फायर। जैसे कोई बहुत बड़ी बिल्डिंग में आग लग गई, सब कुछ जल के राख हो गया, उसको हम इन्फर्नो बोलेंगे। तो ये तो ऑप्शन यहाँ पे हो ही नहीं सकता। डिस्टोपिया क्या होता है? डिस्टोपिया एक ऐसी सिचुएशन होती है, ये भी इमेजिनरी होती है, ये भी कोई रियल सेंस में एग्जिस्ट नहीं करती है। तो उसके अंदर क्या होता है? हर कोई व्यक्ति होता है वो डिससेटिस्फाइड रहता है। किससे? अपनी गवर्नमेंट से, अपनी सोसाइटी से, और लोग एक दूसरे पे किसी भी ट्रस्ट नहीं करते। तो कोई भी वहाँ पे खुश नहीं है, सभी लोग डिससेटिस्फाइड है, सब लोग सैड है। यूफोरिया क्या होता है? स्टेट ऑफ हैप्पीनेस। लेकिन जो यहाँ पर जो स्टेट ऑफ हैप्पीनेस होती है, ये क्या रहती है? शॉर्ट टाइम के लिए रहती है। शॉर्ट टाइम के लिए क्या रहती है? फॉर एग्जाम्पल, कोई व्यक्ति कोई मूवी देखने जाता है, या कोई कंसर्ट में जाता है, या फिर कोई अल्कोहल को ड्रिंक पी के थोड़ी देर का जो आनंद महसूस करता है, उसको हम यूफोरिया बोलते हैं। यूटोपिया क्या होता है? यूटोपिया एक ऐसी इमेजिनरी जगह है जहाँ पे हर चीज परफेक्ट है, और हर चीज परफेक्ट होने के साथ साथ में हर व्यक्ति हैप्पी है वहाँ पे। उसको हम बोलते हैं यूटोपिया। तो अपना करेक्ट आंसर क्या होगा? यूटोपिया। अब हमें यहाँ देखना है कि जो डिस्टोपिया है, डिस्टोपिया क्या है? अपने आप में यूटोपिया का एंटोनिम है। यूटोपिया में हर कोई व्यक्ति खुश है, और डिस्टोपिया में कोई भी खुश नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 3 में क्या देखना है हमें? करेक्टली स्पेल्ड वर्ड को हमें देखना है। तो देखने से पता लगता है कि वर्ड क्या दिया हुआ है? प्रिविलेज। तो प्रिविलेज की स्पेलिंग क्या होगी? PRIVILEG। प्रिविलेज। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। अब इसको देख के फ्रेंड्स ये मत सोचिए कि ये टेस्ट सीरीज में सारे क्वेश्चन इजी होने वाले हैं। थोड़े टाइम के बाद में हम धीरे धीरे डिफिकल्टी लेवल को इंक्रीज करेंगे। अभी मैं डिफिकल्टी लेवल इंक्रीज इसलिए नहीं करना चाह रहा कि काफ़ी सारे लोग यहीं से डिमोटिवेट हो जाएंगे, और वो लोग इस टेस्ट सीरीज को और इवन सीजीएल की प्रिपरेशन भी छोड़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत इजी भी है। Parts of the following sentence have been given as options. Select the option that contains an error. It is he who worked for the company for more than a decade. इन चारों सेगमेंट में से किस सेगमेंट में एरर है? तो सबसे पहले हम देखते हैं इट इज ही, यहाँ पर कोई एरर लगता नहीं है। फिर है हु वर्क फॉर द कंपनी फॉर मोर देन ए डिकेड। फॉर मोर देन ए डिकेड और फॉर द कंपनी में भी हमें कोई एरर लगता नहीं है। अब एरर कहाँ पे है? हु यहाँ पे किस चीज को रिफर कर रहा है? वो इसको रिफर कर रहा है ही को। तो ही के साथ में वर्क कैसे आएगा? हमेशा वर्क्स आएगा, वर्क्स ही आना चाहिए। तो क्या होना चाहिए? इट इज ही हु वर्क्स फॉर दिस कंपनी फॉर मोर देन ए डिकेड। तो यहाँ पे एरर किस में है?
हु वर्क्स मोर। तो करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 2। अब हमें क्या पता करना है क्वेश्चन नंबर 5 में? करेक्टली स्पेल्ड वर्क। ऑप्शन क्या है? वर्ड क्या है? कंस्टेंटियस। कंस्टेंटियस की करेक्ट स्पेलिंग क्या होगी? CONSTINTIOUS। आप कंस्टाइंस से रिलेट कर सकते हो इसको। कंस्टाइंस की स्पेलिंग क्या होती है? कौन से? यहाँ तक स्पेलिंग वही रहेगी। यहाँ सी की जगह क्या आ जाएगा? TIOUS। कंस्टेंटियस। कंस्टेंटियस क्या होता है? कोई भी पर्सन, हर कुछ, कोई भी काम बड़ी केयरफुल तरीके से करने वाला होता है, उसको हम कंस्टेंटियस बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। अगेन हमें यहाँ पे सिनोनिम पता करना है। वर्ड है जोवियल। तो जोवियल का क्या मीनिंग होता है फ्रेंड? जोवियल का मीनिंग होता है चीयरफुल, वन हु इज ऑलवेज हैप्पी। इसका सिनोनिम पता करना है। तो फर्स्ट ऑप्शन है मिजरेबल। मिजरेबल का तो ऑप्शन ही होता है सैड, जो दुखी है। तो मिजरेबल तो इसका एंटोनिम हो जाएगा सिनोनिम में। सोलेमनिटी किससे बना हुआ है? सोलेम वर्ड से। सोलेम का क्या मीनिंग होता है? सीरियस। वो भी अगेन इसका एंटोनिम हो जाएगा। प्रोफेन क्या होता है? इम्प्योर। जैसे सेक्रेड होता है, सेक्रेड का अपोजिट क्या होता है? प्रोफेन। तो ये इसका भी यहाँ कोई रिलेवेंस नहीं है। तो जोवियल का क्या मीनिंग होगा? चीयरफुल। इसका करेक्ट सिनोनिम क्या होगा? चीयरफुल। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। दैट विच कैन नॉट बी कॉन्कर्ड, जिसको जीता नहीं जा सके। हिंदी में जिसको बोलते हैं अजय, उसको क्या बोलेंगे? तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है? इनविजिबल। रूट वर्ड्स में कैसे डिवाइड करेंगे? इन प्लस विजिबल। विजिबल क्या होता है? दिखाई देना। इनविजिबल क्या होता है? अदृश्य, जो किसी को भी दिखाई नहीं दे। तो ये दो ऑप्शन हो ही नहीं सकता यहाँ पे। सेकेंड क्या होगा? इनडेलिबल। इन प्लस डेलिबल। डेलिबल क्या होता है? जिसको डिलीट किया जा सके, मिटाया जा सके। इनडेलिबल क्या होगा? एमिटे, जिसको मिटाया भी नहीं जा सकता। एमिटे का बेसिक एग्जाम्पल आपने क्या देखा है? जब भी इलेक्शंस होते हैं इंडिया में, तो एक इंडेलिबल इंक लगाई जाती है हमारे नाखून पे, किसी एक फिंगर के नाखून में, तो वो इंडेलिबल इंक होती है। तो ये भी अपना ऑप्शन हो नहीं सकता। नेक्स्ट वर्ड है इनइफेबल। इन प्लस इफेबल। अब इफेबल का क्या मीनिंग होता है? दैट कैन बी एक्सप्लेन इन वर्ड्स, जिसको एक्सप्लेन किया जा सके। तो इनइफेबल क्या होगा? जिसका कोई वर्णन नहीं किया जा सके। जिसका कोई वर्णन ही नहीं किया जा सकता, जिसको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, वो होगा इनइफेबल। तो ये भी हमारे यहाँ पे सही आंसर नहीं है। नेक्स्ट वर्ड है इनविंसिबल। इन प्लस विंसिबल। विंसिबल मीन्स जिसको जीता जा सके। इन मतलब एंटोनिम बन जाएगा। तो इनविंसिबल क्या होगा? जिसको कोई जीत नहीं सकता है। तो अपना करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द गिवन सेंटेंस इज डिवाइडेड इनटू 4 सेगमेंट्स। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट हैज द सेगमेंट विद ए ग्रामेटिकल एरर। The employees were comfortable with me and they talked about their problems since I had worked there as a manager. So the employees were comfortable. तो employees क्या plural? तो were भी plural को ही denote करता है, तो इसमें तो कोई एरर लगता नहीं है हमें। Were comfortable with me, ठीक है। And they talked, पास्ट की बात हो रही है, यहाँ पे भी वर है, यहाँ पे भी पास्ट की बात हो रही है, तो सेंटेंस में भी मिसमैच नहीं है, टेंस में भी मिसमैच नहीं है। They talked about देयर प्रॉब्लम्स सिंस, ठीक है, आई हैज वर्कड देयर एज ए मैनेजर। अब यहाँ देखेंगे कि आई के साथ में हैज आता है क्या कभी भी? आई के साथ हमेशा ही हैव आएगा। तो हमारा एरर किस पोर्शन में? ऑप्शन नंबर 1 में एरर है। देखिए फ्रेंड्स, एसएससी ने कितना लंबा चौड़ा, और ये वाला जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है, मैंने लास्ट ईयर की सीजीएल के पेपर से उठाया है। ऐसा नहीं है कि मैं मेरे मन से बना रहा हूँ। तो ये एक्चुअल एसएससी का क्वेश्चन है। और इसमें कितना सिंपल सा कंसेप्ट है कि आई के साथ हैज नहीं आता, हैव आता है। बट हम क्या करते हैं, इतना लंबा चौड़ा सेंटेंस को पढ़ेंगे और यहीं पे पैनिक कर जाते हैं और हम सही आंसर तक नहीं पहुंच पाते। इसलिए इम्पोर्टेंट है कि हमें हर स्टेटमेंट को एकदम धैर्य के साथ, इतने कॉन्फिडेंस के साथ पढ़ना है, और हम कहीं ना कहीं किसी न किसी मिस्टेक को पकड़ ही लेंगे। क्वेश्चन नंबर 9,
हमें सेंटेंस को पैसिव वॉइस में बनाना है। साइंटिस्ट वर कंडक्टिंग एक्सपेरिमेंट्स ऑन द न्यूली डिस्कवर्ड स्पीसीज। कंडक्टिंग ING, कंटिन्यूअस टेंस, वर कंडक्टिंग पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो हमें ध्यान रखना कि वर कंडक्टिंग आएगा तो क्या आएगा, पैसिव वॉइस में क्या आएगा, वर तो वर ही देगा, ING के लिए क्या आ जाएगा, बीइंग आ जाएगा, वर बीइंग कंडक्टेड। तो एक्सपेरिमेंट, ये कहाँ पे, एक्सपेरिमेंट्स ऑन द न्यूली डिस्कवर्ड स्पीसीज हैड बीन कंडक्टेड बाय द साइंटिस्ट। ये तो यहाँ पे होगा ही नहीं, जहाँ पे हैड होता है वो पैसिव वॉइस में हैड बीन में कन्वर्ट होता है, जहाँ पे हैज होता है वो हैज बीन में कन्वर्ट होता है। और ING जहाँ पे भी होता है, वरी के साथ होता है या इसके साथ हो या बात के साथ होता है, वो बीइंग में कन्वर्ट होता है। तो सेकंड ऑप्शन क्या है, द न्यूली डिस्कवर्ड स्पीसीज हैज बीन, हैज की तो बात ही नहीं है और यहाँ पे द न्यूली डिस्कवर्ड स्पीसीज हैज बीन एक्सपेरिमेंटेड ऑन, अगेन ये करेक्ट इनकरेक्ट आंसर है। तो एक्सपेरिमेंट्स वर बीन कंडक्टेड ऑन द न्यूली डिस्कवर्ड स्पीसीज बाय साइंटिस्ट। तो करेक्ट आंसर है अपना ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 10, हमें वापस से टर्म देखना है। Many people love to visit enchanting hills. Enchanting क्या होती है, एक्साइटिंग, मोहक, मनमोहक, आकर्षक, कई सारी मीनिंग होती है। तो ऐसी जो एक्साइटिंग हिल्स होती है, मोह की आकर्षक हिल्स होती है, जैसे मुंबई के आसपास लोग लोनावाला हिल्स में जाते हैं, नंदी हिल्स, बेंगलोर के लोग नंदी हिल्स वगैरह जाते हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इंचेंटिंग हिल्स। तो इसके ऑप्शंस क्या होंगे, कूल, सिंपली पता है हमें, ये तो नहीं होता मीनिंग इसका कुछ, रिस्की का भी यहाँ कोई इस वर्ड का सिनोनिम नहीं हो सकता। इकोइंग क्या होता है, जहाँ इको आती है, इको क्या होती है, प्रतिध्वनि। जब पहाड़ों में हम कुछ बोलते हैं तो पहाड़ों से ध्वनि टकरा के लौटती है तो उसको प्रतिध्वनि बोलते हैं। एल्यूरिंग का मीनिंग क्या होता है, एल्यूरिंग का मीनिंग अगेन एक्साइटिंग और मनमोहक होता है। तो यहाँ पे सकता है का आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। 11th क्वेश्चन, एटीएम का मीनिंग बताना हमें, बाइट द बुलेट। अभी नाम से ही हमें पता चल रहा है कि बुलेट है, बुलेट की रफ्तार कैसी होती है, कितनी तेज होती है, उसको भी बाइट करने की, काटने की बात कर रहा है। तो क्या हुआ, कोई मुसीबत हो का सामना करना या इस टाइप का कोई इसका मीनिंग होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन है एंजॉय ए डिलीशियस मील। ये तो कोई सेंस ही नहीं बनता है कि भाई खाने को एंजॉय करना, उसका इडियम बाइट द बुलेट होगा। फेस ए डिफिकल्ट सिचुएशन विद करेज, यस ये है इसका करेक्ट आंसर। बाइट द बुलेट का क्या मीनिंग होगा, कोई भी इतनी मुश्किल घड़ी आपके पास आ चुकी है, सामने आ चुकी है, फिर भी आप उसका डट कर सामना कर रहे हो, तो उसको बोलेंगे बाइट द बुलेट। नाम से पता चल रहा है कि बुलेट कितनी स्पीड से बुलेट ट्रेवल करती है, उसको भी हम बाइट कर पाते हैं। ऑप्शन 3, अवॉइड कन्फ्रंटेशन, नहीं ये आंसर नहीं है। इफ समवन इज पेड बाय सेफ यहाँ पे मीनिंग है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। द लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स टू बी डिस्कस्ड एट ए मीटिंग। मीन्स अगर कोई भी मीटिंग होगी, जब लोग आप कॉर्पोरेट सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर में आएंगे, अच्छी पोस्ट पे जाएंगे, तो आपको पता लगेगा कि मीटिंग स्टार्ट होने से पहले मीटिंग का ऑब्जेक्टिव होता है, और उस ऑब्जेक्टिव पूरा करने के लिए कई सारे पॉइंट डिस्कस करने होते हैं। पॉइंट नंबर 1 डिस्कस होगा, पॉइंट नंबर 2 डिस्कस होगा, पॉइंट नंबर 3 डिस्कस होगा, पॉइंट नंबर 4 डिस्कस होगा। इन सबको क्या बोलेंगे, यही इस वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में पूछा गया है। तो मिनट्स क्या होती है, मिनट्स तो समरी होती है। कहीं भी आप जो मीटिंग्स होती हैं तो उनकी मिनट्स बनती हैं। तो मिनट्स में क्या होता है कि ये मीटिंग्स ने चेयर की थी, फिर इस मीटिंग में ये डिस्कस हुआ, इसने ये जवाब दिया और ये डिसाइड हुआ, तो समरी जो होती है उसको हम बोलते हैं मिनट्स। तो मिनट्स ऑप्शन होगा नहीं। ऑब्जेक्टिव क्या होता है, उद्देश्य। उद्देश्य तो 2 लाइन का उद्देश्य होगा कि मीटिंग किस लिए है, पेंडेंसी को कम करने के लिए, बट उसकी डिटेल स्ट्रेटेजी क्या क्या डिस्कस होगा वो इसमें नहीं आता है। मेन्यू, मेन्यू तो रेस्टोरेंट होता है, तो करेक्ट ऑप्शन होगा इसका एजेंडा। ये जो ऐसे फॉन्ट वाइज लिस्ट होती है तो उसको हम बोलते हैं एजेंडा। हमेशा जब भी कोई मीटिंग रखी जाती है तो पहले उसका एजेंडा फिक्स होता है, इस मीटिंग का एजेंडा क्या है, फिर वो समय सर्कुलेट होता है, फिर वो मीटिंग होती है ताकि सभी लोग प्रिपरेशन करके आए। क्वेश्चन नंबर 13, हमें एंटोनिम पता करना है सिक्योर का। तो सिक्योर करना क्या होता है, हमने कोई चीज सिक्योर कर ली है, कोई पोस्ट सिक्योर कर, जैसे आर्मी ने एक पोस्ट को सिक्योर कर लिया, अपने कब्जे में ले लिया है,
उस पर उसको कैप्चर कर लिया है। सिक्योर करना ये हो सकता है इसका मीनिंग। फर्स्ट ऑप्शन कहता है एंटोनिम ढूंढना में सक्सीडेड। सक्सीड मतलब सफल होना, कहीं एंटोनिम तो नहीं होगा। सेव, सेव करना, किसी को सेव करना, ये तो इसका एक तरीके से सिक्योर का क्या हो जाएगा, सिनोनिम हो जाएगा। अटैक करना, तो हमने किसी चीज को सिक्योर कर लिया, कैप्चर कर लिया नहीं जिससे अब हम अटैक करें एनिमी की कुछ थिंग्स पे या उसकी कोई पोस्ट पे या उसके एरिया पे, तो ये होगा इसका करेक्ट एंटोनिम। टर्नल क्या होता है? टर्नल, टर्नल तो एक डिफरेंट वर्ड होता है। टर्नल का क्या मीनिंग होता है? अगर आपके पास कोई हेवी ऑब्जेक्ट है, कोई एग्जांपल कोई बैड है या एलिमेंट है, उसको आप अच्छे से खिसका नहीं पाते, तो उसको खिसकाओगे तो जो अजीब सी कर कर की आवाज आती है उसको हम बोलते हैं टर्नल। तो ऑब्वियसली ये भी यहाँ पे इसका ऑप्शन नहीं होगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3। ऑप्शन नंबर 14 पैसिव में बनाना है हमें। somebody has taken my secret diary। अब मैंने अभी बताया था हैज है, तो हैज की जगह क्या आएगा? बीन। अब जिस भी सेंटेंस में हैज बीन है वो हमारा आंसर हो जाएगा हैड बीन। तो हैड बीन तो नहीं है क्योंकि हैड है ही नहीं इसमें। हैज टू बी टेकन, बीन नहीं है। विल, विल कहाँ से आ जाएगा जब प्रेजेंट टेंस की बात कर रहे हैं। तो somebody has taken my diary, my secret diary, my secret diary has been taken by someone। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 15 सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइंड वर्ड सेगमेंट विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट इडियम। देखिए अक्सर इडियम से क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, एक इडियम दिया रहेगा, उसके 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, तो हमें उसमें से हर एक ऑप्शन को, जो ऑप्शन सही है उसको चूज करना होता है। बट यहाँ पे इन्होंने उसका मीनिंग दिया हुआ है, तो उसके 4 इडियम दिए हुए हैं। अब चारों इडियम, इसका मतलब आपको चारों इडियम आनी चाहिए, नहीं तो आप इस क्वेश्चन को सही नहीं कर पाएंगे। So, the doctors tried very hard to save his mother but were unsuccessful। डॉक्टर लोगों ने उसकी मदर को बचाने के लिए हर कोशिश की लेकिन बचा नहीं पाए। तो इसका ट्राइड वेरी हार्ड, इसका क्या मीनिंग होगा? कौन सा इडियम इसकी जगह ले सकता है? तो फेस द म्यूजिक क्या होता है? फेस द म्यूजिक होता है बियर कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ समथिंग, किसी चीज का परिणाम भुगतना। तो ये तो यहाँ पे हो नहीं सकता। फेस द म्यूजिक तो आता है कि फॉर एग्जाम्पल अगर कोई थीफ है, उसने चोरी की है, फिर पुलिस ने उसको पकड़ लिया, अरेस्ट कर लिया है, फिर उसको जेल हो जाती है, तो हम बोलेंगे द थीफ फेस द म्यूजिक, क्योंकि उसने मिस्टेक की थी, उसका कॉन्सिक्वेंसेज उसको मिल रहे हैं। तो ये तो यहाँ पे ऑप्शन होगा नहीं। ड्रू द लाइन क्या होता है? लाइन ड्रॉ करना मीन्स अपनी बाउंड्रीज सेट करना। आज के टाइम पे लोग अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ की भी बाउंड्री सेट करते हैं कि मैं ये काम करता हूँ, ये नहीं करता, तो ये भी आंसर नहीं है। रेन लाइक एक क्लॉक वर्क, क्लॉक वर्क क्या होती है? घड़ी हमेशा एकदम सही टाइम दिखाती है। तो रेन लाइक एक क्लॉक वर्क हम कब यूज करेंगे? जब हमने कोई इवेंट प्लान की है और वो उस हिसाब से ही हो गई है जो हमने प्लान की थी, वैसे गो एज प्लान्ड। कोई भी इवेंट हमने जो प्लान की थी वैसे ही हो गया तो उसको बोलेंगे रेन लाइक क्लॉक वर्क। तो ये भी ऑप्शन नहीं है। मूड हेवन एंड अर्थ, ये हमें देखने से पता चलता है कि हमने आकाश, स्वर्ग या धरती सबको हिला दिया है। मतलब हमने इतनी कोशिश की है कि हमने वही धरती के कोने को हिला दिया और स्वर्ग को भी, आसमान को भी हिला दिया। तो ये इसका करेक्ट आंसर हुआ। The doctors moved heaven and earth to save his mother but were unsuccessful। Question number 16, parts of the following sentence have been given as options, select the option that contains an error। अब एरर पता करना है हमें किसमें। राहुल thinks he is as smart as his friends in the class। एकदम सिंपल, इसमें मैं क्या बताऊं, ये मैं जानबूझ के आपको इतने सिंपल दे रहा हूँ कि अभी आपकी स्टार्टिंग के मॉक टेस्ट है, अदरवाइज तो मैं इतने सिंपल क्वेश्चन दूंगा ही नहीं। तो ही इज एज किस बाद में क्या आता है? एज, स्मार्ट एज। राहुल थिंक्स ही इज एज स्मार्ट एज हिज फ्रेंड्स इन हिज क्लास, मतलब वो क्लास में जितने भी फ्रेंड्स हैं उनके जितना स्मार्ट है, या फिर हम इसको क्या आना चाहिए, ही इज स्मार्टर देन। स्मार्टर है, स्मार्टर के साथ हमेशा देन आएगा ना, एज तो आएगा नहीं, तो इसलिए एरर किस में है?
इस पोर्शन में। क्वेश्चन नंबर 17, एंटोनिम पता करना है पैरालाइज्ड का। तो पैरालाइज्ड का क्या मीनिंग होता है? एक तो ये होता है कि फिजिकली पैरालाइज हो, बंदा जिसको लकवा मार गया हो। और क्या हो सकता है? पैरालाइज्ड टू पैरालाइज। पैरालाइज मीन्स किसी को ऑब्स्ट्रक्ट करना, या किसी के प्लान को धूमिल करना, या किसी की प्रोग्रेस को रोकना। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन क्या है? डिम्यूर। डिम्यूर का क्या मीनिंग होगा? इसका तो मीनिंग होता है साइलेंट एंड क्वाइट। कोई भी ऐसा व्यक्ति जो चुप चुप रहता है, शांत रहता है और एकदम बहुत ही पोलाइट तरीके से बात करता है, तो उसको हम बोलेंगे डिम्यूर। तो ये तो इसका एंटोनिम तो हो ही नहीं सकता। स्टाइफल। स्टाइफल क्या होता है? स्टाइफल करना, किसी चीज को ऑब्स्ट्रक्ट करना, किसी चीज में बाधा बनना, किसी के किसी प्लान को फेल करना। तो ये तो एंटोनिम तो होगा नहीं, सिनोनिम जरूर हो सकता है। सल्ट्री क्या होता है? सल्ट्री होता है हॉट एंड ह्यूमिड इन्वायरमेंट, या हॉट एंड ह्यूमिड। जैसे हम मई के अंदर बोल सकते हैं कि हॉट एंड ह्यूमिड इन्वायरमेंट रहता है कोस्टल एरियाज में। तो हेल्दी इसका करेक्ट आंसर होगा। पैरालाइज जिसको लकवा मार गया, तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन 4, हेल्दी। क्वेश्चन नंबर 18, select the most appropriate option to substitute the underlined word segment in given sentences. The wedding was put on until January. अभी देखिए फ्रेंड्स, बहुत आसान सा लगता है लेकिन ये बहुत डिफिकल्ट है। तो जब तक आपको पुट इन, पुट ऑफ, पुट डाउन, पुट अप चारों का मीनिंग नहीं आएगा तो आप इसको सही नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले हमें देखना है कि पुट ऑन, पुट इन का क्या मीनिंग होता है। पुट इन मीन टू इंस्टॉल। हम बोलते हैं पुट इन दिस सॉफ्टवेयर इन माय फोन और लैपटॉप। और क्या हो सकता है? पुट इन सम मनी, कंट्रीब्यूट करना, किसी चीज के लिए कंट्रीब्यूट करना बोल सकते हैं। पुट ऑफ क्या होता है? पुट ऑफ हमेशा ही पोस्टपोन के लिए यूज होती है। कोई चीज आगे के लिए स्थगित हो गई है तो उसको हम बोलेंगे पोस्टपोन। पुट डाउन क्या होता है? किसी को क्रिटिसाइज करना, नीचा दिखाना, उसको हम बोलते हैं पुट डाउन। और पुट अप क्या होता है? पुट अप विथ, पुट अप मीन्स टॉलरेट करना, किसी को बर्दाश्त करना। अब अक्सर बोलते हैं कि यार इसके साथ कैसे पुट अप करते हो इतने ऐसे व्यक्ति के साथ में। तो यहाँ पे क्या मीनिंग करना चाह रहा है कि द वेडिंग वाज पुट ऑन until जनवरी। मींस ये कहना चाह रहा है कि शादी जनवरी तक पोस्टपोन हो गई थी। यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा अपना ऑप्शन नंबर 2। ओके, क्वेश्चन नंबर 19, करेक्ट स्पेलिंग पता करनी है। द थॉट ऑफ ईटिंग हाफ कुक्ड फूड अंडर कंपल्सन फिल्स मी विद रिपग्नेंस। कि आधा पका हुआ खाना अगर मुझे मजबूरी में खाना पड़े तो मुझे रिपग्नेंस होती है। रिपग्नेंस का क्या मीनिंग होता है? हेट्रेड, फीलिंग ऑफ हेट्रेड। तो उसकी करेक्ट स्पेलिंग क्या होगी? रिपग, PUGNANCE, रिपग्नेंस, रिपग्नेंस। REP होगा नहीं, RI तो होगा ही नहीं। ये शायद गलती से ऑप्शन नंबर 3 और 4 एक जैसे लिखे गए हैं। करेक्ट स्पेलिंग यही होगी, रिपग्नेंस। क्वेश्चन नंबर 20, कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं जंबल ऑर्डर में, उनको अरेंज करना है करेक्ट ऑर्डर में। 1 2 3 4। अब इसको सोल्व करने का क्या तरीका है कि यहाँ पे तो बहुत आसान और बहुत छोटे छोटे सेगमेंट्स दी गई है। कई जगह क्या होते हैं कि 4 सेंटेंस भी दिए जा सकते हैं, तो उनको पढ़ते हैं और इनको सीक्वेंस पे लगाने की कोशिश करते हैं। सो द अपर पार्ट ऑफ द रिवर कंटिन्यूअस रेन ऑन वीक देयर हैड बीन ड्यूरिंग द प्रीवियस। सो इतना हमें पता चल गया कि सी तो स्टार्ट हो नहीं सकता सेंटेंस की। सी बी कोमा देयर हैड बीन तो कोई सेंस नहीं बनता, तो फर्स्ट तो होगा नहीं, इससे पहले या बाद में कोई आएगा। तो कंटिन्यूअस रेन ऑन वीक देयर हैड बीन, ये भी कोई सेंस नहीं बनता। द अपर पार्ट ऑफ द रिवर वीक, ये भी कोई सेंस नहीं बनता। तो यहाँ पे क्या आने की संभावना है? डी। ड्यूरिंग द प्रीवियस वीक देयर हैड बीन, तो डी इससे पहले आएगा। तो डी और सी का हमें कॉम्बिनेशन पता चल गया। ड्यूरिंग द प्रीवियस वीक देयर हैड बीन कंटिन्यूअस रेन, या फिर हैड बीन के बाद में द अपर तो आ नहीं सकता, तो क्या आएगा? बी। ड्यूरिंग द प्रीवियस वीक देयर हैड बीन कंटिन्यूअस रेन ऑन द अपर पार्ट ऑफ द रिवर। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? DCBA, ऑप्शन नंबर 2। इसको आप एक दूसरे तरीके से भी सोल्व कर सकते हो जो कई लोग करते हैं।
वो क्या करेंगे, ऑप्शन से जाएंगे ए बी सी डी, एक को पढ़ेंगे, बोले द अपर पार्ट ऑफ द रिवर, देन आएगा कंटिन्यूस रेन हो, ये तो सेंटेंस एकदम कंटिन्यूटी में है ही नहीं, तो इसको वो रूल आउट कर देंगे। लेकिन मेरे को यही पसंद आता है कि सब ऑप्शंस को पढ़ो और जो उतने में आपको आइडिया लग जाएगा तो उसको आप इसको करेक्ट ऑर्डर फाइंड कर लो। अदरवाइज आप ऐसे करने जाओगे तो अगर आपने ऐसे स्टार्ट किया तो अगर ए या बी में होता है तो ठीक है आपके लिए, अदरवाइज क्वेश्चन अगर फोर्थ पे अटक गया तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबको अरेंज करके देखना पड़ेगा, आपका कितना टाइम वैसे ही वेस्ट हो जाएगा। अब सबसे लास्ट में आ गया अपना कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन इतना इंपॉर्टेंट है कि सीधा 5 मार्क्स तो आपको दिला सकता है, और कई बार आपकी अंडरस्टैंडिंग कोई गलत होगी तो आपको 1 या 2 मार्क्स ही दिलाएगा। तो मैं हमेशा से बोलता हूँ कि पूरा एक बार कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करने, क्वेश्चन नंबर को सॉल्व करने से पहले पूरा कॉम्प्रिहेंशन एक बार पढ़ो। तो आज़ादी का अमृत महोत्सव इज एन डेज बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू सेलिब्रेट एंड रिमेंबर 75 years of independence and beautiful history of its people, culture and achievements. This Mahotsav is days to the people of India who have not only been instrumental in bringing India this far in its evolutionary journey, but also days the power and potential to realize Prime Minister Narendra Modi's days of activating India. So, instrumental का क्या मीनिंग होता है? Important, जिन्होंने इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है, इंस्ट्रूमेंटल है वो, इस चीज में पूरी प्रोसेस में उनका रोल बहुत इम्पोर्टेंट था। द फॉर्मल जर्नी ऑफ आजादी का अमृत महोत्सव बिगिन ऑन 12th of March 2021, beginning a days to our 75th anniversary of independence and will finish a year later of 15th of August 2023. So क्वेश्चन नंबर 21, नंबर 1 पे क्या आएगा वो हमें पता करना है। सो आजादी का अमृत महोत्सव इज एन एसोसिएटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, नहीं कोई सेंस नहीं बनता है, और इट इज एन ओब्लिगेशन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, नहीं ओब्लिगेशन तो क्या होता है, हम पे कुछ ओब्लिगेशन है किसी एहसान है या फिर वो उन पे बंदिश थी गवर्नमेंट पे कि उनको ये करना ही था, वैसा तो कुछ था भी नहीं। वो कल क्या होता है, कुछ सीक्रेट, ये भी नहीं है, तो यहाँ करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, इनिशिएटिव। इनिशिएटिव क्या होता है, पहल। सो आजादी का अमृत महोत्सव गवर्नमेंट की एक पहल है, इसके लिए है टू सेलिब्रेट करना और रिमेंबर 75 years ऑफ इंडिपेंडेंस, 75 साल आजादी के बाद की उनको याद करना, और उसकी ब्यूटीफुल हिस्ट्री और कल्चर और लोगों ने क्या क्या उसके टाइम पे प्राप्त किया है, अचीव किया है, उसके बारे में। अब हमें क्वेश्चन नंबर 22, ब्लैंक नंबर 2 की जगह क्या आएगा। सो यहाँ पे हमने पढ़ लिया, दिस महोत्सव इज days to the people of India who have not only been instrumental in bringing India this far in its revolutionary journey, but also, so क्या आएगा, ऑप्शन नंबर 1 डेडिकेटेड, कि दिस महोत्सव इज डेडिकेटेड टू द पीपल ऑफ इंडिया आ सकता है, और सेकंड क्या है, दिस महोत्सव इज एलिनेटेड टू द पीपल ऑफ इंडिया, जिसमें लोगों का कोई रोल ही नहीं हो, ऐसा तो नहीं से इस बेसिस से हमें फील होता है। थर्ड क्या है, इश्यूज, दिस महोत्सव इज इश्यूज टू द पीपल ऑफ इंडिया, नहीं नहीं ये तो हो ही नहीं सकता। दिस महोत्सव इज विथहोल्ड द पीपल ऑफ इंडिया, विथहोल्ड क्या होता है, किसी चीज को नकारना, किसी चीज की स्वीकृति नहीं देना, ये भी ऑप्शन है, तो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे डेडिकेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन 23, हमें ब्लैंक नंबर 3 में क्या आएगा। तो हमने देख लिया कि द महोत्सव इज dedicated to the people of India who have not only been instrumental in bringing India this far in its evolutionary journey, but also base the power and potential to realize Prime Minister Narendra Modi's days. So clarifies journey, but also clarifies the power and potential. नहीं क्वेश्चन नहीं बनता. But also possess the power and potential to realize Prime Minister Narendra Modi. ये बोलना चाहते हैं कि इंडिया के लोग ही possess करते हैं, तो ये ऑप्शन हो सकता है। थर्ड पे जाते हैं, बट ऑल्सो कंक्लूड्स द पावर एंड पोटेंशियल, नहीं ये सेट नहीं होता है सेंटेंस बेसिस में। ओके, बट ऑल्सो ऑब्टेन्स द पावर एंड पोटेंशियल टू रियलाइज, कहाँ से प्राप्त करें, तो यहाँ पे थर्ड आंसर होगा इसका ऑडियंस। क्वेश्चन नंबर 24, ब्लैंक नंबर 4 पे क्या आएगा। सो द पावर एंड पोटेंशियल टू रियलाइज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीज डेज ऑफ एक्टिवेटिंग इंडिया 2.0,
ग्राफिक्स, नरेंद्र मोदी ग्राफिक्स ऑफ एक्टिविटी नहीं, विजन हो सकता है। नरेंद्र मोदी डिजाइन ऑफ एक्टिवेटिंग इंडिया, डिजाइन से तो रेलेवेंट वर्ड हमें विजन लग रहा है। और नरेंद्र मोदी कंट्रोल ऑफ एक्टिवेटिंग इंडिया नहीं, तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे विजन। और लास्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 25, ऑप्शन ब्लैंक नंबर 5 की जीत क्या आएगा? फ्यूल्ड बाय द स्पिरिट ऑफ आत्मनिर्भर भारत, द फॉर्मल जर्नी ऑफ आजादी का अमृत महोत्सव began on 12th March 2021, beginning a dash to our 75th anniversary of independence and will finish a year later on 15 August 2023। तो ये बोले तारे आजादी का जो अमृत महोत्सव है उसकी फॉर्मल जर्नी इस डेट से स्टार्ट हुई है और उन्होंने एक नया कुछ बिगिन किया है। कब तक के लिए? 75वीं वर्षगांठ तक के लिए। तो क्या स्टार्ट किया होगा? एलोकेशन, आवंटन, ऐसा तो कुछ है नहीं यहाँ पे। काउंट डाउन हो सकता है। कस्टम, कस्टम तो नहीं होगा यहाँ पे, मीनिंग नहीं होगा। कस्टम क्या होता है? रीति रिवाज। तो कोई रीति रिवाज को नया रीति रिवाज तो तब सेट करते हैं जो रिपीट होने वाली जो बार बार यहाँ ऐसा कुछ है नहीं। ब्रेक डाउन, ब्रेक डाउन तो कैसे होगा? तो इसका आंसर क्या होगा? काउंट डाउन। क्या दिक्कत? महोत्सव स्टार्ट हो गया, 27 तारीख को स्टार्ट हुआ और 75वीं वर्षगांठ इंडिपेंडेंस डे के वाले दिन ये जाके फिनिश होगा। तो वो डेट हमें पता है 15 अगस्त 2023 को फिनिश होना है। तो इस तरह की काउंटडाउन हो गई है। जब तक ये नहीं आएगा तब तक कुछ न कुछ एक्टिविटीज होती रहेगी। तो फ्रेंड्स ये थे आज के सॉल्यूशन। नेक्स्ट मॉक टेस्ट कल सुबह मॉर्निंग 9 AM अपलोड होगा। आप कंसिस्टेंट रहिए, क्वेश्चन सोल्व करते रहिए। ये मत सोचिए कि ये क्वेश्चन आसान है, ये टफ है। अक्सर जो क्वेश्चन टफ होते हैं वो हम सोल्व कर जाते हैं, सोल्व करके सही भी कर जाते हैं। कई बार जो क्वेश्चंस बहुत इजी होते हैं बट हम उनको जल्दबाजी में गलत भी कर सकते हैं। इसलिए हर क्वेश्चन का बराबर वेटेज है, हर क्वेश्चन के इक्वल मार्क्स हैं। और जब आपका सिलेक्शन होगा तो कोई ये नहीं पूछने वाला कि ये जो टफ वाले क्वेश्चन सोल्व करके मार्क्स लेके आए या आसान वाले क्वेश्चंस को और टफ वाले क्वेश्चंस को अवॉइड करके मार्क्स लेके आए। इसलिए प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू। नेक्स्ट